एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। यस्टरडे आपको एक प्रॉब्लम दी गई थी जिसमें आपको इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ दे रखा है और इसकी जो इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 2990 CM इनवर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम अगर आपको अन्य प्रॉब्लम भी दी जाए और उस प्रॉब्लम के लिए आपको इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाए तो इसी मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी मॉलिक्यूल को हम IR रेडिएशन देते हैं या पास करते हैं मॉलिक्यूल में से, तो मॉलिक्यूल में विभिन्न प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं। चूँकि वाइब्रेशन के लिए जो नेसेसरी एनर्जी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, अतः वाइब्रेशन के साथ साथ मॉलिक्यूल में रोटेशन भी संपन्न होते हैं और इस प्रकार जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा। दैट इज ए टिपिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल गिव्स रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम. It is found that vibrational transitions are observed along with rotational transition because rotational energy is in the range 1 to 10 cm inverse while the vibrational energy is equal to 3000 cm inverse and it is represent as इसको ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि ग्राफ प्लॉटेड किया गया है बिटवीन एनर्जी एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहाँ दो एनर्जी लेवल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल है वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है जिसको हमने V द्वारा डिनोट किया गया है, और सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है जो कि V बराबर 1 है। ट्रांजिशन जब होगा तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन V0 से V1 में होगा। लेकिन यहाँ देखें जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है वहाँ कुछ एनर्जी लेवल रोटेशनल एनर्जी लेवल भी स्थित है जिसको हमने J' और J" द्वारा दर्शाया गया है, जो कि रोटेशनल एनर्जी लेवल है। अतः जब वाइब्रेशन ट्रांजिशन होता है तो वाइब्रेशन ट्रांजिशन के साथ साथ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ रोटेशनल ट्रांजिशन भी संपन्न होते हैं और इसी कारण जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। और इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी आवश्यक होगी वो एनर्जी होगी E टोटल इक्वल टू E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशन, जो कि इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा दिया गया है। और इस एनर्जी में परिवर्तन कितना होगा वो हमने इक्वेशन 2 द्वारा कैलकुलेट करते हैं। रोटेशन जो एनर्जी है उसमें एक डी कांस्टेंट का भी योगदान होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कहलाता है, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और इक्वेशन 2 में रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू रखते हैं तो इक्वेशन 3 प्राप्त होता है। इक्वेशन 3 को हल करते हैं तो हमें इक्वेशन 7 प्राप्त होता है, जहां ओमेगा 0 बार बराबर है ओमेगा E बार 1 - 2 XE। और अगर हम सिलेक्शन रूल देखें रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए तो उसके लिए डेल V बराबर ±1 ±2 ±3, जो कि रेस्पेक्टिवली फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ऑर्टोन बैंड और सेकंड ऑर्टोन बैंड है, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। एंड डेल J बराबर होगा ±1, अर्थात रोटेशनल जो ट्रांजिशन होगा वो 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 रोटेशनल एनर्जी लेवल के मध्य ही होगा। अतः जो इक्वेशन 8 है वो रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल है, अर्थात ये ट्रांजिशन ही अलाउड है। इफ़ डेल J बराबर +1 देन डेल V बराबर भी +1 होगा। देन डेल J बराबर J' J", अर्थात डेल J की वैल्यू रखी +1 इक्वल टू J' J". तो यहाँ J' की वैल्यू आई है J" +1, जो कि हम इक्वेशन 7 में पुट करें तो हमें इक्वेशन 10 प्राप्त होती है। और यदि डेल J की वैल्यू -1 है और इसको हल करते हैं तो हमें डेल J बराबर प्राप्त होता है
जे डैश बराबर प्राप्त होता है जे डबल डैश माइनस 1, इक्वेशन 11। और इस इक्वेशन 11 से जो वैल्यू है जे डैश की वो इक्वेशन 7 में रखते हैं तो हमें इक्वेशन 12 प्राप्त होता है। अगर हम इन दोनों ट्रांजिशन को देखें तो एक जे बराबर 0 ट्रांजिशन है, उससे जो बैंड प्राप्त होगा वो क्यू बैंड या क्यू ब्रांच लाइन कहलाएगी। और डेल की वैल्यू अगर मान लो जे की वैल्यू यहाँ +1 है, अर्थात ट्रांजिशन हो रहा है वो 0 से +1 में या 1 से +2 में हो रहा है, तो हमें जो स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होगी वो आर ब्रांच लाइन कहलाती है। और अगर ट्रांजिशन डेल्टा जे बराबर -1 हो रहा है तो हमें जो स्पेक्ट्रम लाइन प्राप्त होगी ट्रांजिशन के कारण वो पी ब्रांच लाइन प्राप्त होगी, जिसको हमने ग्राफ के द्वारा भी बता रखा है। और जो मध्य ओरिजिन है इस ग्राफ में, बैंड ओरिजिन, उसकी वैल्यू जो है वो ओमेगा 0 बार बराबर है। इफ डेल जे इक्वल टू 0 देन देयर विल बी ट्रांजिशन एनर्जी ओमेगा 0 बार विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू बैंड ओरिजिन। There will be large number of rotational line corresponding to del j बराबर +1 and del j बराबर -1. So these groups are designated as R and P branch respectively. Mode of vibration. Next topic, mode of vibration. If a molecule has n atoms, there will be 3n degree of freedom found, which is given below: transitional, vibrational और rotational, translational, vibrational and rotational। और इन तीनों को एडिशन है वो 3n के बराबर होता है। यदि लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसमें ट्रांसनेशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल हमें कैलकुलेट करनी है, जो कि 3n के इक्वल है। अतः वाइब्रेशनल जो होगी लीनियर मॉलिक्यूल में, वो वाइब्रेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो होगा 3n-5। और अगर नॉन लीनियर में देखें तो ये 3n-6 होता है। फॉर एग्जांपल 4 एग्जांपल्स दे रखे हैं और इसमें लीनियर और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के आधार पर भी मोड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट कर रखे हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन विल बी n-1, चाहे मॉलिक्यूल लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, दोनों के ही लीनियर हो, दोनों के ही वाइब्रेशन है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन n-1 होते हैं। द नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन अगर लीनियर है तो 2n-4 और यदि नॉन लीनियर है तो 2n-5। फॉर एग्जांपल CO2 मॉलिक्यूल है वो लीनियर है और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो है इसका 3n-1, अर्थात n की वैल्यू है 3 और 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगे, और बेंडिंग वाइब्रेशन होंगे वो 2n-4 इक्वल टू 2 × 3-4 2। ऐसे ही नॉन लीनियर मॉलिक्यूल दे रखा है एक NH3, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो n-1 बराबर 4-1 3 हो गए। और यहाँ बेंडिंग वाइब्रेशन देखें तो मॉलिक्यूल नंबर है वो 5 है, तो 4 है, तो 2n-5, n की वैल्यू 4 रखें तो 2 × 4 -5। इस आधार पर यहाँ देखें तो 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन प्राप्त हो, बेंडिंग वाइब्रेशन प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद, आज इतना ही। थैंक यू।